नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में मुख्यमंत्री आवास पे बैठक बुलाई गई है एनडीए की, जिसमें कई प्रमुख नेता एनडीए के शामिल हो रहे हैं। ऐसे में बताया ये जा रहा है कि बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर, आरएलएम और हम ये सारी पार्टी के वहां पे मौजूद रहेंगे नेता, और एक बैठक होगी जिसमें कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच चर्चा एक बात को लेके काफी गर्म हो गई है, और चर्चा इस बात को लेकर काफी गर्म हो गई है कि पशुपति पारस को न्योता नहीं दिया गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें इस बैठक में आने का न्योता नहीं दिया गया है, जिसके बाद से तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। याद हो कि लोकसभा चुनाव में भी उन्हें एनडीए की तरफ से एक भी सीट नहीं मिली थी, और अब जबकि एनडीए की अहम बैठक हो रही है उसमें भी उन्हें बुलाया नहीं गया है। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुमित शशांक जी, प्रवक्ता बीजेपी, चंदन सिंह जी, मुख्य प्रवक्ता आरएलजेपी, राकेश भट्ट जी, प्रवक्ता एलजेपीआर, विपिन भारती जी, प्रवक्ता जन सुराज पार्टी, अरुण कुमार जी, प्रवक्ता आरजेडी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं चंदन जी से लेना चाहूंगी। चंदन जी, इस बात की चर्चाएं तेज है कि पशुपति पारस को न्योता नहीं मिला एनडीए की बैठक के लिए। कितनी सच्चाई है इस बात में? बिल्कुल सच्चाई है। हम लोग को इस बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना किसी ने फोन किया, ना किसी ने कोई पत्र लिखा इस बैठक में शामिल होना है। देखिए, 2024 से ही राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की अनदेखी इस गठबंधन में हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने अपना बड़ा हृदय करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता बताया। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में तेजी से विकास हो रहा है, इस पर सहमति जताई। इसके बावजूद लगातार जो घटनाक्रम घट रहे हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ, वह काफी चिंताजनक है। लेकिन इसके बावजूद हम अभी इस गठबंधन के साथ बने हुए हैं। आखिरी निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को लेना है कि एनडीए गठबंधन में आगे हमारा स्वरूप क्या होगा। देखिए, हमको लोकसभा की सीटें नहीं मिली, उसके बावजूद हम शांत रहे। बिहार में आप जान रहे हैं कि 4 जगह पर उपचुनाव हो रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता वहां पर, हमारे नेता मौजूद हैं, लेकिन हम गठबंधन को सहयोग कर रहे हैं। तो देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजता है, ताली बजाने के लिए दोनों हाथ की जरूरत पड़ती है। तो अब आखिरी निर्णय जो है गठबंधन के स्वरूप के बारे में, वह हमारे नेता को लेना है। बाकी हम लोग देख रहे हैं हर चीज। बिहार की जो राजनीतिक परिदृश्य जो अभी बदल रही है, उस पर पैनी नजर है पार्टी की। चलिए ठीक है चंदन जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं राकेश भट्ट जी। राकेश भट्ट जी, क्या बात हुई? राजेश भट्ट जी, पशुपति तबा जी नाम करेक्ट कर लीजिए, राजेश भट्ट। अच्छा, माफ कीजिएगा राजेश भट्ट जी, आपका रुख करती हूँ। आखिर क्या बात हुई जो पशुपति पारस जी को न्योता नहीं मिला? एनडीए की इतनी अहम बैठक हो रही है और उसमें पशुपति पारस जी को बुलाया नहीं गया। क्या ये सही है? एक गठबंधन के सहयोगी होने के बावजूद उन्हें न्योता नहीं दिया गया? नहीं, ठीक है, ये तो गठबंधन के बड़े दल या सभी मिलके जो तय हुआ होगा, ये उन लोगों का निर्णय है और इसमें बड़े नेताओं का निर्णय होता है। इसमें हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की कोई भूमिका नहीं होती। बावजूद मैं कहना चाहता हूँ कि एनडीए ने जो निर्णय लिया, हम उसका स्वागत करते हैं। अब एनडीए किन परिस्थितियों में क्यों निर्णय लिया, क्या लिया, ये तो बड़े नेता उसका जवाब दे सकते। चलिए ठीक है राजेश जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं सुमित शशांक जी का। सुमित जी, आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो पशुपति पारस को न्योता नहीं दिया गया? बात तो चंदन जी भी सही कह रहे थे, ताली एक हाथ से तो नहीं बजती है। तो आप लोगों को नहीं लगता कि अगर सहयोगी दल हैं तो सबको साथ लेकर चलना चाहिए? सभा जी, वर्तमान परिस्थितियों की अगर बात करें तो इन दलों को वहां पे इनविटेशन प्राप्त था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आवास पर। इस विषय की बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है, बस इतना मैं आपको बता सकूंगा
कि आदरणीय पशुपति पारस जी का सम्मान गठबंधन धर्म के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति करता है और प्रत्येक नेता करता है। लेकिन आज जिस तरीके से सिर्फ ये समझना है कि आज जिस तरीके से राज्य के राजनीतिक परिवेश को दो ध्रुवों में बांटने की कोशिश की जा रही है, खास करके इंडी अलायंस के लोग जिस तरीके से जमीनी स्तर पे पहुंच के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, इससे सतर्क और सचेत रहने के लिए कहीं ना कहीं इस प्रकार के बैठकों का आयोजन होता है कि जमीनी स्तर पे जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, चाहे वो विभिन्न दलों से संबंधित जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, वो सभी एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठा सकें। विभिन्न नेतागण मिल करके जमीनी स्तर पर जो आम जनमानस के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं लेकर के आई जाती हैं, उन योजनाओं का क्रियान्वयन हो सके और उन योजनाओं को उचित तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए इस बैठक का आयोजन किया गया था। इस पर तो बहुत सारे लोग ऐसे भी लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि जीतन राम मांझी जी भी नहीं थे। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि चिराग पासवान जी भी नहीं थे। लेकिन ये समझने की आवश्यकता है कि आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी कहाँ पर थे और किन परिस्थितियों में वो यहाँ पे नहीं आ पाए। तो ये अफवाह तंत्र फैलाने वाले लोग, सुमित जी, अफवाह लेकिन फैलाने वाले न्योता लोग, तो झूठा सुमित जी भ्रम उनकी फैलाने पार्टी वाले लोग। को सुमित जी, लेकिन उनकी पार्टी को न्योता तो दिया गया ना, पशुपति पारस को तो न्योता ही नहीं दिया गया। देखिए, व्यक्तिगत रूप से अगर सभा जी मुझसे ये पूछे कि आदरणीय पशुपति पारस जी को इस विषय में जानकारी थी या नहीं थी, ये मुझे बहुत ज्यादा जानकारी इस विषय पर नहीं है, परंतु मैंने आपको स्पष्ट रूप से कह दिया कि आदरणीय पशुपति पारस जी का सम्मान गठबंधन धर्म के अंतर्गत, वो गठबंधन के नेता हैं और उनका सम्मान गठबंधन धर्म के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक व्यक्ति जो है वो करते हैं। लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि खास करके जब आप पूछेंगे कि ये जो बैठक हुई और इस बैठक का मूलभूत उद्देश्य क्या है, तो इस बैठक का मूलभूत उद्देश्य ये है कि जमीनी स्तर पर राज्य के प्रत्येक जिले में, प्रत्येक कोने कोने में जिस तरीके से ये जो अफवाह मंडली लगातार अफवाह फैलाती रहती है, ये लोग जिस तरीके से लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, जातीय उन्माद फैलाने का काम करते हैं, जिस तरीके से राज्य का माफियाकरण कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं सतर्क और सचेत रहने की आवश्यकता थी। और कार्यकर्ताओं के बीच में जो विभिन्न दल के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, चाहे आदरणीय चिराग पासवान जी की पार्टी से संबंधित हो, चाहे आदरणीय नीतीश कुमार जी की पार्टी से संबंधित हो, इन सभी कार्यकर्ताओं के बीच एक समन्वय की भावना और समन्वय की भावना के साथ साथ कहीं ना कहीं उस अफवाह तंत्र के खिलाफ एक लड़ाई और चुनौती के लिए हम लोगों ने इस प्रकार का आयोजन किया था। ये आयोजन हुआ और निश्चित रूप से हम इस चीज में पहले भी हमारा नैसर्गिक अलायंस था, आज भी हमारा नैसर्गिक अलायंस। चलिए सुमित जी, ठीक है, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं अरुण यादव जी का। अरुण जी, क्या लग रहा है आपको, एनडीए में सब ठीक चल रहा है? क्योंकि जिस तरह से पशुपति पारस को न्योता नहीं दिया गया। देखिए, एनडीए में ठीक चल रहा है कि अच्छा चल रहा है, हमें कहने के पहले ही एनडीए के घटक दल के एक साथी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी पीड़ा को जगजाहिर कर दिया। एक बात स्पष्ट है सभा जी कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी की लोकप्रियता से सारे एनडीए के नेता भयभीत हैं, डरे और सहमे हुए हैं। और नीतीश कुमार जी ने आज चाय पार्टी बुलाया है, चाय बिस्कुट करके फिर जहां तहां सब सारे लोग चले जाएंगे। एक बात तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी के हाथ में अब कुछ नहीं बचा, सारा चीज बेलगाम हो चुका है। न तो संगठन हाथ में है, काबू में है, न तो घटक दल के साथी काबू में है, न तो शासन काबू में है, न तो प्रशासन काबू में है। ये जग जाहिर है कि मोटा मोटी कह सकते हैं किस तरीके से लगातार नीतीश कुमार जी पहले कहा करते थे किसी भी हाल में हम ट्रिपल सी से समझौता नहीं करेंगे। आपने देखा, चाहे मजबूरी जो हो, तीनों सी से समझौता कर लिया, क्राइम से भी, कम्युनलिज्म से भी, करप्शन से भी। अब देख रहे हैं एनडीए घटक के दल लगातार अफवाह फैला रहे हैं, भाई भाई में लड़ाने के लिए, जहर फैलाने के लिए बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, नफरत फैलाने के लिए उन्मादी भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। तो राज्य की स्थिति ठीक नहीं है और घटक दल में उनके जो पार्टनर हैं वहां भी ऑल इज वेल नहीं है, ये कहने की जरूरत नहीं, सारा दिख रहा है। तो इसलिए अब इनके पास, नीतीश जी के पास तो कुछ है नहीं,
चूंकि एक तरफ तेजस्वी मॉडल है, नौकरी का मॉडल है, रोजगार का मॉडल है, जाति आधारित गणना करा के जो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाया है, वो मॉडल है। मानदेय दुगुना करने का काम किया 17 महीना के सेवा काल में, वो मॉडल है। इनके पास वह क्या मॉडल है? तो मॉडल एक ही है, जहरी शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद भी चारों तरफ जो है कि आप देख रहे हैं जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं, सैकड़ों लोगों की जान चली गई। इनके पास क्या मॉडल है भाई? ताश के पत्ते के तरह फूल पुलिये भ्रष्टाचार के गंगोत्री में समा रहे हैं। इसके पास क्या मॉडल है? दिन दहाड़े राजधानी में आज की घटना है, आपने देखा किस तरीके से व्यवसायियों को घर में घुसकर गोली से मार दिया गया। यह एक जिले की बात नहीं है, पूरे बिहार में प्रत्येक जिले में हाहाकार मचा हुआ है। हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं आम हो चुकी है। तो इनके पास है तो कुछ नहीं। तो ये नीतीश कुमार जी आज चाय बिस्किट के लिए अपने कुछ सहयोगियों को बुलाया है मन मुताबिक, लेकिन वो बुलाने से क्या होगा? चाय बिस्कुट होगा, फिर अपना इधर उधर होंगे। तो इन लोगों के पास अब कुछ नहीं है। और नीतीश कुमार जी तो स्पष्ट बीमार हाथ में बिहार है और बीमारों हाथ में बिहार है। और इनके अलायंस के पार्टनर भारतीय जनता पार्टी ठीक ही पहले कहते थे कि मेमोरी लॉस सीएम हो चुके हैं, इनसे अब बिहार संभलने वाला नहीं है। अब ये साफ स्पष्ट हो गया कि निश्चित रूप से अब बिहार संभलने वाला मुख्यमंत्री जी से नहीं है और बिहार को अपने जूते के नोक पर रिटायर अधिकारी चला रहे हैं। सभा जी, चलिए ठीक है अरुण जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं विपिन जी का। विपिन जी, क्या लगता है आपको, एनडीए गठबंधन में सब ठीक चल रहा है? सभा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अभी सुन रहा था, यहाँ आने से पहले मैं लगातार न्यूज में भी देख रहा था, मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि इनका एजेंडा क्या है। जैसा कि आपको पता है, यहाँ हमारे साथ ही बैठे हुए उन पार्टियों के प्रवक्ता, लेकिन उनको भी नहीं पता कि एजेंडा क्या है। तो समझ रहे हैं कि ये जो एनडीए की मीटिंग है वो नो डिफाइंड एजेंडा पे हो रही है। एनडीए का मतलब इनका नो डिफाइंड एजेंडा। अब ये मीटिंग हो किस परिस्थिति में रही है? पहली बात, जीतन राम मांझी जी नाराज है चिराग पासवान जी से, नीतीश कुमार जी नाराज है गिरिराज जी की वो जो यात्रा चल रही है उससे, अभी पशुपति पारस जी की नाराजगी आपको समझ में ही आ रही है। तो इनकी आपस में भी नहीं बन रही है। इस स्थिति में मीटिंग बुला रहे हैं कि किसी तरीके से आपसी तालमेल क्या बना सकते हैं या नहीं बना सकते। दूसरी बात, अगर इनके मीटिंग के एजेंडा में कहीं भी एक बार भी आवाज आया हो कि बिहार के लिए ये क्या करने वाले हैं, बिहार की बातचीत क्या हो रही है, बिहार के भविष्य को लेकर के क्या बातचीत हो रही है, ऐसा कहीं किसी तरह से खबर नहीं आ रही है। आप कह रही है एक और मुझे सुनने को मिली, मैं बता रहा हूँ कि ये मीटिंग असली में हो क्यों रही है। 2005 के बाद खबर आ रही है कि ऐसी कोई बड़ी मीटिंग नीतीश जी के नेतृत्व में बुलाई गई है। 20 साल बाद इस मीटिंग को बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि प्रशांत जी ने पिछले 2 साल से जो पदयात्रा शुरू किया है और 5000 गांवों से घूमने के बाद जिस तरीके से जनता को जागरूक किया है कि भाई आप अब परिवारवाद की राजनीति को छोड़िए, अब आप धर्म की राजनीति को छोड़िए, अब आप व्यक्ति विशेष की राजनीति को छोड़िए, अपने बच्चों की चिंता कीजिए, अपने बच्चों की राजनीति की चिंता कीजिए, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता कीजिए। इससे जनता जागरूक हुई है और जब जनता जागरूक हुई है तो जनता ने नेताओं से सवाल पूछना शुरू किया कि भाई क्या किया आपने 2005 से लेके अब तक, कि अभी भी नीति आयोग के पैमानों पे बिहार सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। तो अब इनके पास कोई जवाब नहीं है और जनता के सामने ये मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। इसलिए किसी तरीके से मीटिंग एक ये स्वांग रचा जा रहा है कि जो लोगों को बताया जा सके कि हम आपसी तालमेल के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इनका होना जाना कुछ नहीं है। ना इनका कोई बिहार के लिए विजन दिखता है, आपसी सिर्फ मुकम्मल चल रही है, फिर बीच में निकल के आएंगे, फिर कुछ नाराज हो जाएंगे, यही सब चलता रह जाएगा। तो मैं इस मीटिंग से, जैसे मैंने बताया कि ये नो डिफाइंड एजेंडा वाली मीटिंग से मैं व्यक्तिगत तौर पे बिहार का नागरिक होने के नाते निराश हूँ, क्योंकि मुझे इनसे कोई उम्मीद, कोई आशा नजर नहीं आती। चलिए विपिन जी, ठीक है, सीधा रुख करना चाहूंगे सुमित जी का। सुमित जी, आपने अभी विपिन जी को सुना, तो अगर इतनी नाराजगी है तो फिर आपको लगता है क्या आने वाले चुनाव से पहले गठबंधन में बात बन पाएगी आपस में ही सहयोगी दलों में? देखिए सभा जी, बिहार में एक कहावत है कि अंडा सेवे कोई बच्चा लेवे कोई। तो
तो ये इस प्रकार के दल जो हैं वो इसी प्रकार की बातें करते हैं। इनके विषय में बहुत ज्यादा बोल करके बहुत ज्यादा फुटेज देने की आवश्यकता नहीं है। बात यहाँ पे आरजेडी और इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है उसके खिलाफ बोलने की है, जिन लोगों ने कहीं ना कहीं पूरे बिहार को लूटने का कार्य किया। मैं बार बार ये अरुण भाई जो यहाँ बैठे हुए हैं कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, तो आरजेडी के विषय में तो महिमा मंडन तो करेंगे, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि आइडियोलॉजिकल लड़ाई होनी चाहिए। और आइडियोलॉजिकल लड़ाई कहीं ना कहीं हम सभी यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं वो सर्व शिक्षित समाज से आने वाले लोग हैं। तो मूलभूत चीजों की जो आवश्यकता है, पूर्व में देखा होगा कि 90 के दशक में जिन चीजों की आवश्यकता थी और उन चीजों की पूर्ति करने में लालू जी जिस प्रकार से विफल रहे और अपराधियों का राज पूरे बिहार को बनाने का काम किया, आज उसकी पुनरावृत्ति कल भी देखी गई है कि किस तरीके से बाहुबलियों के परिवार के लोगों को शामिल कराने का काम इन लोगों ने किया। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि ये बार बार जो एमवाई समीकरण की बात करते हैं ना, ये मुसलमानों की जब बात होती है तो सिर्फ बाहुबलियों के परिवार के लोग ही मुसलमानों का वोट बैंक कलेक्ट करने की क्षमता रखते हैं क्या? और मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहूंगा कि यादवों की जब बात होती है तो क्या हरियाणा के यादव में इतनी क्षमता थी जो बिहार के यादव परिवार से आने वाले लोगों में क्षमता नहीं थी? जो राज्यसभा के लिए हरियाणा से इस प्रकार के लोगों को चुना जाता है। तेजस्वी यादव का जो मॉडल है वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है, पूरे बिहार ने देख लिया है, 9वीं फेल मॉडल है वो। और उसके अलावा कहीं ना कहीं औरंगजेब की भूमिका में जिस तरीके से, जिस प्रकार से औरंगजेब ने दारा सिकोह की हत्या की थी और राजनीतिक हत्या की थी, उसी तरीके से तेज प्रताप जी के भविष्य की वो हत्या कर रहे हैं। पूरी तरीके से हाशिए पर खड़ा कर दिया अपने बड़े भाई को और उनकी विरासत को कहीं ना कहीं छीनने का काम किया है। जो गुंडा राज का मॉडल है और जो कहीं ना कहीं मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि ये माफिया राज का मॉडल है। ये हत्या, अपहरण, लूट और बलात्कार की बात करते हैं। हत्या, अपहरण, लूट और बलात्कार के लिए कुख्यात काल कौन सा है? 90 का काल है, लालू जी का काल है। हत्या के लिए, लूट के लिए, अपहरण के लिए, बालू माफिया के लिए, शराब माफिया के लिए। जिस पार्टी ने शराबबंदी का विरोध किया, क्यों विरोध किया? पता चल गया ना कि सबसे ज्यादा शराब कंपनियों से चंदा ले लिया। तो इसी प्रकार के तो लोग हैं। एक कहावत लगातार पूरा बिहार इस तरीके से देख रहा है कि ये जो बातें करते हैं अपने ही बातों के साथ इनका विरोधाभास नजर आता है। ये परिवारवाद की पार्टी चलाने वाले लोग हैं। जब तक ये लोग रहेंगे बिहार में, ना मुसलमान जाति से, मुसलमान धर्म से आने वाला कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, ना यादव जाति से आने वाला कोई व्यक्ति बढ़ सकता है। ये इससे ज्यादा कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। और निश्चित रूप से ऐसे लोगों ने पूरे बिहार के बच्चों के भविष्य का कत्ल करने का काम किया है। और बार बार ये गिरिराज सिंह जी पे, आदरणीय गिरिराज सिंह जी के विषय में भी लगातार ये लोग टीका टिप्पणी करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने की बात करते हैं। मैं सिर्फ इनसे पूछना चाहता हूं और इनको बता देना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति सामाजिक सौहार्द के लिए काम करता है, अगर कोई व्यक्ति एक धर्म के अंतर्गत आने वाले लोगों को एकजुट करने की बात करता है, और ये जिस तरीके से खास करके जो बॉम्ब विस्फोट में पाए जाने वाले लोग हैं उनकी वकालत करने वाले ये लोग हैं, तो इस प्रकार के लोगों को तो कहीं ना कहीं शर्म आनी चाहिए ना। तेजस्वी जी को तो शर्म आनी चाहिए। ठीक है सुमित जी। अरुण जी जवाब दे दीजिए। सुमित जी ने इतने सारे आरोप लगा दिए। बिल्कुल बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूँ। सवाज जी अभी सुन रहे थे, चौथा फेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पार्टी के प्रवक्ता को, जिन्होंने कहा था 2014 में कि 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपया प्रत्येक नागरिक के खाते में देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, गरीबों की, प्रत्येक गरीबों को जो पक्का मकान मुहैया कराएंगे। आपने देखा कौन सी बातें पूरी नहीं हुई है अरुण जी, इतना बता दीजिए ना। अब सुन लीजिए, बताइएगा। उनको बात पूरी करने दीजिए फिर आप बोलिएगा। हमने तो सारे वादे पूरे किए हैं अरुण जी। अब बताइएगा अपने वक्त में, बहुत इत्मीनान से। हमारा ही मैनिफेस्टो पढ़ के आप बता रहे हैं। मिलेगा, ठीक है बताइए। मिलेगा, घबराइए नहीं। और इनके चौथा फेल प्रधानमंत्री पूर्णिया में आके बोले थे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। सुमित जी पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए आप लोग। आप भी अभी कह रहे थे 9वीं फेल, अब आप कह रहे हैं 4थी फेल। मुद्दे पे रहिए जी। नहीं, अभी सभा जी तेजस्वी जी ने खुद ही माना था कि वो 9वीं पास हैं। एक वीडियो में मैं देख रहा था। सुमित जी, अरुण जी मुद्दे पे रहते हैं, पर्सनल टिप्पणी नहीं। और सभा जी, बिहार के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण विषय है। और जिस राज्य में
एक पार्टी का नेता अरुण जी जैसा शिक्षित व्यक्ति प्रवक्ता बना है और इनके पार्टी का मुखिया कौन है तो नवी फेल। अरुण जी जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आपके पास आएंगे। अरुण जी, अरुण जी में क्षमता नहीं थी क्या? राज्यसभा भेज सकते थे क्या? अब सुन लीजिए, हरियाणा पकड़ करके भेजेंगे क्या? दीजिए, और भी लोग हैं हमारे साथ। इसमें क्षमता नहीं था सुमित जी में क्या? एक फर्जी डिग्रीधारी और हमारे ही पाठशाला के विद्यार्थी को डिप्टी सीएम बना दिया, चौथा फेल फर्जी डिग्रीधारी को प्रधानमंत्री बना दिया। तो ये कहने की जरूरत नहीं है, जदयू के साथी ने ही आरोप लगाया था सम्राट चौधरी कहां से फर्जी डिग्री लाए हैं, ये जग जाहिर है। और बड़का झूठा पार्टी का ये लोग सरदार हैं और झूठ बोलना तो मुद्दे नहीं। सुन लीजिए ना, अभी जवाब कहाँ दिए? अरे झूठ बोलने में तो अरुण जी आप अभी प्रस्तावना गा रहे हैं, झूठ बोलने में अभी जवाब नहीं दे रहे, प्रस्तावना गा रहे हैं। झूठ बोलने में अरुण जी आप लोग का हाथ कोई पकड़ सकता है? आप लोग देखे झूठ बोलने में लालू जी के पार्टी के प्रवक्ता का कोई हाथ पकड़ सकता है? अभी आपने देखा किस तरीके से अपने ही घटक दल को लड़ाने का काम किया, यूज एंड थ्रो करने का काम किया। वक्त पड़ा तो चिराग जी का इस्तेमाल किया और जरूरत पड़ा तो पारस जी का इस्तेमाल किया। तो इनका चाल चरित्र और चेहरा उजागर है। तो इसके जो भाई का इस्तेमाल कर ले, जो भाई का इस्तेमाल कर ले, भाई का बलिदान देके भाई की कुर्सी छीन ले, उसी पार्टी के प्रवक्ता है ना। किसने किया? संविधान का विरोध चलिए, किसने किया? तिरंगा का विरोध किसने किया? अरुण जी, ठीक है, फिर आप करो करेंगे सीधा सभा जी, सभा जी, इन लोगों को तो सबक कितना नाराज हुईगा अरुण जी, कितना कितना कितना। सभा जी, बहुत दुर्भाग्य, प्लीज बात समझिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपके इस सम्मानित चैनल पे किन किन लोगों को बुला लेते हैं। अरे प्रधानमंत्री की गरिमा है सभा जी, प्रधानमंत्री जी की एक गरिमा है, गरिमा का पद है, वो पूरे देश के प्रतिनिधि हैं। और ये अरुण जी क्या क्या बोले जा रहे हैं भाई? अरुण जी मैं समझ रहा हूँ इनकी व्यथा को, इनके आका देख रहे होंगे और ये अगर नहीं बोलेंगे तो इनको शाम को डांट भी पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के पद के गरिमा के साथ ये खिलवाड़ करें। अरे भाई, ये कहने में कहीं कोई गुरेज है क्या कि गुंडाराज के आप जनक थे? ये कहने में कोई गुरेज है क्या? सभा जी मैं कह रहा हूँ, सभा जी अरुण जी को चुप कराइए, सभा जी अरुण जी को पहले चुप कराइए। मैं तो नहीं बोल रहा था ना, सभा जी। अरुण जी की जब बारी आएगी तो अरुण जी बोले, अरुण जी को चुप कराइए सभा जी। समझिए राजेश जी, अरुण जी को चुप कराइए। प्रवक्ता से ऐसी नहीं उम्मीद की जा सकती, ऐसी बातें नहीं होती चाहिए। अरे भाई, ये सड़क नहीं है जहाँ गुंडा राज आपका चलेगा। ये एक सम्मानित चैनल पे आप बात कर रहे हैं, क्या क्या बोले जा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी की एक गरिमा होती है, अपराधियों की प्रधानमंत्री जी के बारे में इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करना मैं नहीं समझता कि संविधान सम्मत है। और मतलब सार्वजनिक जीवन में आप हैं, सुचिता का ध्यान रखें। थोड़ा सा भी मैं समझ रहा हूँ आपकी व्यथा को कि आपके आका जो है ना, वो शाम को डांट पड़ेगी, इसलिए आप कुछ भी अनाप शनाप बोल के अपने डिबेट पर हावी होना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है। और आज सभा जी एनडीए की बैठक से ये घबराहट इनका बोल रहा है। आज जो सभा जी चुप कराइए, अरुण जी को चुप कराइए। ऐसे डिबेट नहीं होता है, सब म्यूट कर दीजिए। ऐसे डिबेट नहीं होता है, ऐसे डिबेट में मैं नहीं आता, ऐसे डिबेट में मैं नहीं जाता। ठीक है राजेश जी, मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। जो बैठक हो रही है, क्या उसमें कुछ बड़ा ऐलान होने वाला है बैठक के बाद? नहीं, बैठक के बाद बहुत बड़ा ऐलान होने वाला क्या हो गया। ये आज निर्णय लिया गया कि प्रदेश से पंचायत तक एक बेहतर समन्वय के साथ हम 2020 के अंक को पार करने जा रहे हैं। 2025 का जो विधानसभा होगा
यह बैठक जो है आज इनके ताबूत की अंतिम कील ठोकी गई है। आने वाले दिन में ये घबराहट आदमी इनको बताने लगा है, ये घबराहट का प्रकटीकरण है। ये बौखला गए हैं आज के इस बैठक से। याद है, देखिए एनडीए पूरी एकजुट है, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। ये अरुण जी की व्यथा और बौखलाहट आज पूरी तरह से स्पष्ट कर रहा है स्क्रीन पर, ये इनकी घबराहट है। देखिए अफवाह तंत्र अब नहीं चलेगा, ये काफी अफवाह फैला चुके हैं। ये संविधान की दुहाई देने वाले लोग हैं, ये अनुशासन सिखाते हैं, ये लोगों को शांति का पाठ पढ़ाते हैं। अरे भाई जंगल राज के जनक थे ना आप, अपहरण आपके शासन काल में उद्योग का रूप ले लिया था, महिलाओं का शाम को चलना दुभर हो गया था। सभा जी आप याद कीजिए उन दिनों को। सभा जी आप एक अनुभवी पत्रकार हैं। सभा जी आप एक अनुभवी पत्रकार हैं, महिला है। आज से पहले उन दिनों की याद कीजिए जब लालू जी के राज में महिलाओं का चलना सरेआम दुभर हो गया था। 5 बजे के बाद सड़कें सूनी हो जाती थी, कार्यक्रम रद्द कर दिए जाते थे। क्या वो स्थिति भूल गया है लोग? बच्चे जब स्कूल जाते थे, माँ लोगों की चिंता जो है वो सताई जा रही थी कि आज बच्चा मेरा सही सलामत आएगा कि नहीं। आज योजनाओं की गंगा जब बह रही है और विकास अपने से खुद प्रकट हो रहा है, विकास की चारों तरफ गंगा बह रही है, डबल इंजन की सरकार जो है बिहार को प्राथमिकता के आधार पर विकास योजनाओं का लाभ दे रहा है, तो इनकी घबराहट वाजिब है। आज एनडीए की जो बैठक हुई है, मैं आपको अरुण जी बता दूं कि 2025 में 25 सीटों के लिए आप मोहताज होंगे। पूरे इंडी गठबंधन को 2025 सीट में 2025 में मैं फिर से याद करा दूं कि 25 सीट के लिए मोहताज होंगे आप। इसी बौखलाहट का आज प्रकटीकरण आप कर रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के बारे में। प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आपके प्रधानमंत्री जी नहीं है क्या? प्रधानमंत्री जी आपके प्रधानमंत्री जी नहीं है क्या? मैं बहुत विनम्रता से बोल रहा हूँ। नहीं, मैं बहुत विनम्रता से पूछना चाह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी आपके प्रधानमंत्री जी हैं कि नहीं? चौथी फेल, दूसरी फेल करने लगे आप। अरे भाई ये तो सबको जानता है कि आपके नेता 9वीं फेल है। आपके नेता 9वीं फेल है, ये सबको जानता है, पूरा देश जानता है, उन्होंने माना भी है। लेकिन ये कोई मतलब नहीं है कि हम अंधा है तो दुनिया को अंधा कर ले। दुनिया जानता है चौथा फेल प्रधानमंत्री। अरे आपने भी तो माना है ना, आपकी पार्टी के खुद मुखिया ने माना है। आप का रुख करेंगे, पहले चंदन जी का रुख करना चाहूंगी, मुद्दे पे रहते हैं प्लीज। चंदन जी क्या लगता है आखिर क्यों न्योता नहीं दिया गया? कुछ बात चल रही है, कुछ हुआ है पार्टी में, आखिर अचानक से जब सारे पार्टी के नेताओं को न्योता मिला तो फिर पशुपति पारस को न्योता क्यों नहीं मिला? तो सभा जी ये प्रश्न तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर प्रवक्ता हैं, उनसे आपको करना चाहिए। हम लोग तो बहुत ही ईमानदारी और बात की जानकारी नहीं है अच्छे से कि पशुपति पारस को न्योता नहीं दिया गया, तो मैंने सोचा ये सवाल फिर आपसे किया जाए, क्योंकि आप तो जानते हैं ना कि न्योता नहीं दिया गया है। जी बिल्कुल, हमारे पास किसी भी प्रकार की सूचना नहीं है और हम लोग को उम्मीद था कि इस बैठक में औपचारिक रूप से हम लोग को बुलाया जाएगा, लेकिन नहीं बुलाया गया, कोई कारण रहा होगा। अब इसकी विस्तृत चर्चा पार्टी के अंदर होगी, तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निर्णय लेंगे उस पर फिर तब मीडिया से बात होगी। अभी कुछ अगर मैं बोल दूं तो शायद गठबंधन धर्म के खिलाफ होगा, लेकिन मैंने एक बात कहा आपसे कि ताली एक हाथ से नहीं बजता है और सम्मान बेचकर राजनीति भी नहीं होता है। अब ये आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को समझना पड़ेगा कि कार्यकर्ताओं का सम्मान कब तक बचेगा। तो बहुत सारे गंभीर विषय हैं जिस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बहुत जल्दी फैसला लेना पड़ेगा और मुझे पूर्ण यकीन है 1 से 2 दिन में स्थिति बिल्कुल सभा जी स्पष्ट हो जाएगी। उसके बाद देखिए राजनीति किस करवट बैठती है। चलिए ठीक है चंदन जी, फिर आप रुख करेंगे। सुमित जी, चंदन जी तो कह रहे थे कि इस पे जवाब आप अच्छे से दे सकते हैं कि आखिर क्या हुआ जो न्योता नहीं दिया गया। विपिन जी आपका रुख करेंगे, इसके बाद आपके पास ही आएंगे। जी विपिन जी। सुमित जी देखिए
देखिए सभा जी, आदरणीय पशुपति पारस जी का सम्मान एनडीए धर्म के अंतर्गत वो आते हैं, और एनडीए के अंतर्गत प्रत्येक दल के जो नेता हैं सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। लेकिन बार बार मैं इतना बताना चाहूंगा कि यहाँ पे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विषय में जिस प्रकार से टीका टिप्पणी की जा रही थी, अरे देखना चाहिए ना ऐसे लोगों को कि पूरी दुनिया में आप जाकर के देखें, चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा हो, हर जगह अगर किसी की पूछ होती है ना, तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की होती है। विश्व फलक पे जिस तरीके से आदरणीय सभा जी, प्रधानमंत्री हमको नरेंद्र दूसरे मोदी जी चैनल पे का बैठना है, इसलिए क्षमा पूरे चाहते हैं। देश पूरे देश ने माना है, पूरे देश ने माना है, पूरी दुनिया ने माना है, वैसे व्यक्ति के विषय में ये लगातार टीका टिप्पणी करते हैं और अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, उनकी शैक्षणिक योग्यता पर प्रश्न खड़े करते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, ये जो लालू जी के और आरजेडी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, सिर्फ इतना बता देना कि क्या आज तेजस्वी यादव औरंगजेब की भूमिका में नहीं है? क्या जिस तरीके से उन्होंने तेज प्रताप जी को किनारे कर दिया और जिस तरीके से लालू जी को कैद करके रखा है, इस पर भी तो जवाब देना चाहिए ना ऐसे लोगों को। सुमित जी ठीक है, फिर आपका रुख करेंगे, समय की कमी है। विपिन जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर अरुण जी का रुख करेंगे। जी विपिन जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं अब तब से इंतजार कर रहा था और मैं देख रहा हूँ ये जो स्क्रीन पे हो रहा है, कब दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके टाइम पास कर रहे हैं। यही टाइम पास ये लोग पिछले 35 सालों से बिहार की जनता के साथ कर रहे हैं। आपस में इनका एक एजेंडा, सुमित भाई ने मेरे ऊपर कहा कि इनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं बस उनको याद दिलाना चाहता हूँ, सुमित भाई आप ऐसे ही बिहार की जनता को भी ध्यान नहीं दिए हैं और इस बार बिहार की जनता आपको ध्यान नहीं देने वाली है। ये बात आपके नेता जाकर के दूसरे राज्यों में जो लोगों पे ध्यान दे रहे थे, उस पर भी तो बात होनी चाहिए ना। उदयनिधि स्टालिन के साथ खड़े थे, उदयनिधि स्टालिन के साथ जाकर के खड़े थे। मैं बोलूंगा ना विपिन जी, सबसे ज्यादा खुशी आप ही को होगी। आपके नेता के खिलाफ बोलूंगा, खुशी हो जाएगी आपको। सलीका नहीं, वरिष्ठ की बात नहीं है, सलीके की बात आप कर रहे हैं ना। उनको भी बोलने दीजिए, जवाब ले लेंगे। विपिन जी यही मैं कह रहा हूँ, बात पूरी कीजिए कि पहले ये कहते हैं कि ये ध्यान के लायक नहीं है, दूसरी बार जब बोलने आते हैं क्योंकि तथ्य की बात करते हैं, क्योंकि बिहार की बात करते हैं और बिहार की जनता इनकी प्रायोरिटी में नहीं है, तो उसकी बात को दबाने की कोशिश करते हैं। पर ये चलने वाला आप जनता के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आप जनता के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, एक पीआर एजेंसी के रिप्रेजेंटेटिव है आप। ये कहे कि नीतीश कुमार जी आगे एजेंडा देंगे कि बिहार के 8,500 पंचायतों एनडीए मीटिंग के बाद 8,500 पंचायतों में विकास के लिए क्या होने वाला है। बिहार के लाखों करोड़ों बच्चे हैं जिनकी शिक्षा बर्बाद हो रही है, उनके लिए क्या होने वाला है। ये कहे उनके पास कोई तरीका है ही नहीं है। क्या आपस में बैठ के जाएंगे, चाय पिएंगे? मुझे तो सुमीत जी और बाकी जैसे पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए चिंता होती है, क्योंकि ये भी जाके फिर किसी परिवारवादी के नाम पे झंडे डोलेंगे। आपका बिहार के प्रति समर्पण है तो बिहार के लिए समर्पण रखिए, परिवारवाद के लिए जाएंगे फिर जाके आप किसी के बेटे के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे, किसी की बहू के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो कोई विजन नहीं है, अपना परिवार है, अपने गठबंधन करके सरकार चलानी है। मैं एक सवाल के साथ बात खत्म करना चाहता हूँ। मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ कि जब ये मीटिंग खत्म होगी, सुमित जी या राकेश जी ये गारंटी लें कि इनकी पार्टी जब मीटिंग होने के बाद आके एजेंडा बताएगी, तब तो कम से कम एजेंडा बता देगी, लेकिन एजेंडा बताएगी तो वो बताएगी कि बिहार के लिए 5 क्या काम करने वाले हैं, 5 छोड़ दीजिए 2 क्या काम करने वाले हैं। ये वो सरकार है जो कहते हैं डबल इंजन। इनके मुखिया देश में भी बैठे हैं, इनके मुखिया राज्य में भी बैठे हैं, लेकिन इसके बावजूद इनका कोई एजेंडा नहीं है। ये बिल्कुल ही ये मनगढ़ंत केवल मीटिंग टाइम पास करने के लिए। और इसका दूसरा कारण ये है कि 2005 के बाद अब ये मीटिंग करने की जरूरत इनको इसलिए पड़ी है क्योंकि इनको जनता की नब्ज समझ में आ गई है। 4 विधानसभा के उपचुनाव याद रखिएगा, मैं आपके सामने बैठ के बता रहा हूँ, 4 विधानसभा के उपचुनाव में जनता इनको दिखाने वाली है कि आप हम किसी ध्यान के लायक नहीं है। और उसी बौखलाहट में ये मीटिंग बुलाई जा रही है कि अब क्या किया जाए, अब किस तरीके से समझौते किए जाए। चलिए विपिन जी ठीक है विपिन जी, फिर आपका रुख करेंगे सुमित जी। विपिन जी तो कह रहे हैं बौखलाहट में आप लोग इसलिए मीटिंग बुला रहे हैं।
देखिए सभा जी, मैं बार बार मैंने पहले भी कहा कि बहुत ज्यादा इस प्रकार के दलों के प्रवक्ताओं को बहुत ज्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब मैं मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जी की पोल खोलनी पड़ेगी। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि बंगाल में नाली और सड़कों को बनाने का क्रेडिट जब ये लेते हैं, तो बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों का जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई और जिस तरीके से उनके लिए अवैध उनका आधार कार्ड और वोटर का आई कार्ड बना, उसके लिए भी इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बिहार की लगभग 13 करोड़ आबादी जो है वो हिंदू परिवारों में हिंदू धर्म से को मानने वाले लोग हैं। और मैं पूछना चाहता हूं कि उदयनिधि स्टालिन का जब ये प्रचार प्रसार कर रहे थे और उदयनिधि स्टालिन सनातन विरोधी उन्मूलन सम्मेलन में जाकर के हिंदू धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं, तो क्या इसके पीछे प्रशांत किशोर का एजेंडा था क्या? इस पर भी तो इनको बता देना चाहिए। और रही बात, ये बहुत ही बचपना वाले सवाल करते हैं। ये पूछते हैं ना, बिहार के लिए 5 चीजें बता दे, 2 चीजें बता दे, 1000 चीजें बताऊंगा। बच्चे हैं आप, और जिस पार्टी से आप आते हैं ना, जिस पार्टी की तरफ से जो ABCD अभी सिखा के भेजा गया है, उस ABCD से मैं बहुत जिस ज्यादा पार्टी से जानकारी, आता हूं और जो जिस मेरे चलिए पार्टी अरे के ठीक है, उससे नेता बहुत जो ज्यादा एक समय उस पे आपके ABCD से, किसी लीडर को अरे उस प्रधानमंत्री बनाने में ABCD, दुकानदार सुमित जी लगाए ठीक है, हैं। स्टाफ सुमित जी मैडम आप तो ये ये मत समय की बोलिए कमी है, सुमित जी, विपिन जी, सभा समय जी की कमी है, सभा बात जी ये समझिए। बच्चों की जो बात कर रहे हैं, मैं बस इसलिए ही बताना चाहता हूँ कि मैं जिस सुमित जी, पार्टी और विपिन जो जी, पार्टी के मेरे समय की नेता कमी है, हैं, बात समझिए उन्होंने वरना एक म्यूट समय करना पे पड़ेगा। प्रधानमंत्री को बताया कि कैसे आप प्रधानमंत्री बनने में भूमिका चलिए उनकी ठीक है, मदद विपिन करेंगे। जी, ये सुमित क्या जी, बताएंगे विपिन हमारे जी, बारे में हमारे बच्चे? विपिन जी, सुमित जी, सुमित जी, सुमित जी, सुमित जी, समय की कमी है, बात समझिए। आखिरी कमेंट अरुण जी से लेना चाहूंगी। सुमित जी प्लीज, अरुण जी नहीं, अब मैं बस अपनी बस बात एक पूरी कर बात, एक लीजिए। 2 लाइन में अपनी बात कहना म्यूट चाहता हूँ करिए सभा ना, जी, सिर्फ ऐसे 2 चलता लाइन। है क्या डिबेट? बात म्यूट ये विपिन करिए। है जी कि इन्होंने प्लीज, कहा सुमित जी, हमारे नेता और हमारे म्यूट बच्चे विपिन कर जी, करिए, दिए। सुमित जी प्रशांत प्लीज, किशोर जी वो प्लीज, नेता है जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपिन जी और सुमित 2014 जी में को आगे म्यूट आने में किया मदद जाए। किया था। ये अरुण जी देखिए सभा जी, अब भारतीय जनता पार्टी का जो भावनात्मक नारा, भावनात्मक मुद्दे हैं, वो बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में चलने वाला नहीं। और नीतीश कुमार जी तो हर मोर्चे पर विफल साबित हो चुके हैं। उनसे तो बिहार संभलने ही वाला नहीं है। किसी भी तरह से वो कोशिश कर ले। आज चाय बिस्किट की पार्टी थी और लेकिन उससे कोई लाभ होने को नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता करा रही है बेरोजगारी से, पलायन से, अपराध से। अब देख रहे हैं चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और बिहार की जनता ने तय कर लिया है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन को पूरा बहुमत मिलेगा और बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होंगे। और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ही आपने देखा होगा जनादेश तेजस्वी यादव जी को मिल गया था और 5-7 एमएलए और जीत कर आ जाते, बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होते। लेकिन छल प्रपंच से किस तरीके से हमारे महागठबंधन को हराया गया, 2 दर्जन से अधिक उम्मीदवार जीते हुए थे, उनको हराया गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का चाल, चरित्र, चेहरा देश की जनता के सामने उजागर हो चुका है। अब इनकी राजनीतिक चलने वाली नहीं है और जनता लगातार इन लोगों को सबक सिखा रही है और आगे भी सबक सिखाएगी। चलिए ठीक है अरुण जी। सुमित जी आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। देखिए सभा जी, बिहार की जनता को बस इतना बोलूंगा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो बिहार में गुंडा राज किसको कहते थे, अपराधियों का राज किसको कहते थे, और खास करके बिहार में जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनती है, तो प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, तृतीयक सेक्टर के लिए किस प्रकार से काम किया गया, एनर्जी सिक्योरिटी को किस तरीके से सुनिश्चित करने के लिए कार्य किया गया। नीति अरे आयोग का रिपोर्ट बोल रहा है अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी, अपराधियों का जो रिकॉर्ड आपने अरुण जी स्थापित सुमित किया जी है ना, अपने बोलने दीजिए। गुंडों का जो रिकॉर्ड आयोग का आपने स्थापित रिपोर्ट किया है बोल ना, रहा है। पूरा वही ना, बिहार जानता है। राजद को राजद नहीं गुंडों को कहते हैं, टिकट गुंडा आपने पार्टी दिया कहते है हैं। ना, गुंडों को टिकट दिया है ना आपको, आप तो दिए हैं तेरारी से। सब गुंडा पार्टी भारतीय जनता पार्टी, बलात्कारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, कुकर्मी चलिए भारतीय ठीक है, जनता समय की पार्टी कमी है, और बहुत बहुत झूठा शुक्रिया पार्टी सभी का हमारे साथ भारतीय जुड़ने के जनता लिए। पार्टी। दरअसल अगर बात करें एनडीए की बैठक की, तो एनडीए की बैठक में बाकी सभी दलों को न्योता दिया गया, लेकिन पशुपति पारस को न्योता नहीं दिया गया, जिसके बाद से ये चर्चाएं तेज हो गई कि आखिर पशुपति पारस को न्योता क्यों नहीं दिया गया। वहीं
चर्चाएं इस बात की भी है कि इस बैठक में बड़े अहम फैसले लिए जाएंगे, आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति भी तैयार की जाएगी। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अगर एनडीए के सहयोगी दल पशुपति पारस भी है, उनकी पार्टी है, तो फिर न्योता उनको क्यों नहीं दिया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। नमस्कार।